स्टूडेंट्स, तो बेटा आज हम लोग क्या करेंगे। आज लोग हम करेंगे अकाउंटेंसी 12th टर्म 2 का पहला चैप्टर जो मैं स्टार्ट कराने जा रहा हूं बेटा, उसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर ही क्यों, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं, उसके पीछे भी बेटा एक लॉजिक है। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर जस्ट लाइक एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के जैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ा सा चेंज है बस। इसके अलावा बेटा इसमें कोई चेंज नहीं है। इसलिए हम जो अपनी टर्म 2 की तैयारी करेंगे वो सबसे पहले जो चैप्टर है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर उसी से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास। तो आज की क्लास में हमें स्टडी करना है बेटा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर है क्या। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का मतलब होता है बेटा, मान लीजिए किसी फर्म में 3 पार्टनर हैं ए बी सी। अगर उन 3 पार्टनर्स में से कोई भी एक पार्टनर फर्म छोड़ के चला जाए, ठीक है, तो इसको कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। मान लीजिए हमारे क्वेश्चन में सी फर्म छोड़ के चला जाता है, तो इसको हम कहेंगे कि सी फर्म से रिटायर हो गया है। इसका मतलब यह है कि आज से पहले ए बी और सी तीनों मिलकर फर्म चला रहे थे, अब उसमें से सी रिटायर हो गया है, तो आने वाले टाइम में जो फर्म है बेटा वो 2 लोग चलाएंगे जिनका नाम है ए और बी। ए और बी, ठीक है बेटा। तो इसको कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। बट यहां पर बेटा जब सी फर्म छोड़कर जाएगा तो वो अपने साथ कुछ चीजें लेकर जाता है, क्योंकि उस पार्टनर का, जो भी पार्टनर रिटायर होता है बेटा, हमारे फर्म में कुछ ना कुछ पैसा लगा है, तो वो क्या लेकर जाएगा। सबसे पहले थोड़ा सा हम ये डिस्कस कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले जो लेके जाएगा वो लेके जाएगा बेटा कैपिटल, हिज शेयर ऑफ कैपिटल। जिस डेट पे सी रिटायर हो रहा है उस डेट पे फर्म में उसका जितना भी कैपिटल लगा है, सबसे पहले वो अपनी कैपिटल का हिस्सा फर्म से लेकर जाएगा। दूसरा वो क्या लेके जाएगा बेटा, वो लेके जाएगा शेयर ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है बेटा। इसके अलावा वो लेके जाएगा यहां से बेटा शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। इसके अलावा और वो क्या लेके जाएगा बेटा, वो लेके जाएगा अपनी फर्म से प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। क्योंकि बेटा आज की डेट में जितने भी हमारी असेट्स या लायबिलिटीज है वो सब किसकी हैं, ए बी और सी की हैं। अगर उनको रिवैल्यूड करने से पार्टनर्स को प्रॉफिट हो रहा है बेटा, तो उसमें सी का भी शेयर है। तो ये सारी चीजें जब कोई पार्टनर रिटायर होकर जाता है तो वो फर्म से लेकर जाता है, ठीक है। बट इन सब चीजों के लिए हमें कुछ चीजें सीखनी पड़ती हैं, कुछ चीजों का हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है, जो हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इन सब चीजों की वजह से इनका शेयर सी या रिटायरिंग पार्टनर क्या क्या लेके जाएगा, ये शेयर कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ चीजें पहले सीखनी पड़ेंगी, जो ये चैप्टर हमें सिखाता है। तो अब बात करते हैं कि हमें इसमें सीखना क्या है। सबसे पहले बेटा हमें जो सीखना है इस चैप्टर में वो है कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड न्यू रेशो, ठीक है बेटा। सबसे पहले हमें करना है कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड न्यू रेशो। सेकंड जो है बेटा वो हमें सीखना है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसके बाद हमें सीखना है बेटा ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट
रिजर्व या फिर लॉस। ठीक है, ये तो हो गई बेटा हमारी 3 चीजें। इसके बाद जो हमें सीखना है बेटा वो सीखना है ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, कि कैसे हम अपनी एसेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यूट करेंगे और उस रिवैल्यूएशन से जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा कैसे उसको हम बेटा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द पार्टनर्स। इसके अलावा हमें करना है बेटा 5वां सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स, कि भाई जब कोई पार्टनर रिटायर होगा तो उसके अकाउंट को हम सेटल कैसे करेंगे, क्योंकि बेटा जब वो यहां से ये चीजें लेकर जाएगा तो फर्म को उसे कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। वो अमाउंट हम कैसे पे करेंगे ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है या पार्टनर्स की म्यूचुअल कंसेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई जितना भी रिटायरिंग पार्टनर का शेयर बनता है उस डेट पे, जिस पार्टनर डेट पे पार्टनर रिटायर हो रहा है, वो सारे का सारा यानी लमसम अमाउंट फर्म एक टाइम पे करेगी या फिर इंस्टॉलमेंट में पे करेगी, तो उसको कहते हैं बेटा सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। इसके अलावा इसमें एक टॉपिक और है, ठीक है, जो फिलहाल आपके कोर्स में नहीं है, उसको कहते हैं बेटा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। मैं कह रहा हूं वो आपके कोर्स में अब नहीं है, तो आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है बेटा, तो हमें क्या करना है, इन 5 क्लास में ये पांचों टॉपिक क्लियर कर लेने हैं, हमें सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम सीखेंगे बेटा कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड न्यू रेशियो। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। अब बेटा जब हम रिटायरमेंट के केस में न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो इसमें आपके पास 2 चीजें होती हैं, 2 कॉन्सेप्ट्स होते हैं, 2 केस मिलेंगे। पहला केस है when there is no information about new profit sharing ratio and share of retiring partner taken by continuing partners। ये आपका पहला केस है। क्या लिखा है समझिए, when there is no information about new profit sharing ratio and share of retiring partner taken by the continuing partner। मतलब ना तो आपको ये बता रखा है कि भाई अगर एक पार्टनर रिटायर हो जाएगा तो उसके बाद नई फर्म में जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, जो पार्टनर रह गए हैं, उनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, और ना ही आपको क्वेश्चन में ये बताया गया है कि जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसका कितना हिस्सा कंटिन्यूइंग पार्टनर में से किसने लिया और कितना हिस्सा किसने लिया। फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लीजिए बेटा 2 पार्टनर हैं, सॉरी 3 पार्टनर हैं, ए बी और सी, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग है बेटा 3:1। क्वेश्चन में लिखा है बी रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, कि भैया बी रिटायर हो रहा है। इसके अलावा इस क्वेश्चन में इस इंफॉर्मेशन के अलावा कुछ भी गिवन नहीं है, ना तो आपको बताया गया है बेटा कि बी का शेयर ए और सी किस प्रोपोर्शनेट में बांटेंगे, और ना ही आपको यह बताया गया है कि ए और सी फ्यूचर में अपना प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। या
ए और सी, ठीक है, फ्यूचर में कैसे कैसे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस केस में ये पहले वाला केस है, क्योंकि यहां पर ना तो आपको कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है रिगार्डिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और ना ही ये बताया गया है कि रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कंटिन्यूइंग पार्टनर यानी ए और सी ने कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो इस केस में बेटा जो पार्टनर रिटायर हो जाता है, ठीक है, हम उसके शेयर को हटा देते हैं, और जो कंटिन्यूइंग पार्टनर रह जाते हैं हम उनके ओल्ड रेशो को ही न्यू रेशो मान लेते हैं। तो यहाँ पे न्यू रेशो कितना होगा बेटा, 3 और 1 होगा। ए और सी का न्यू रेशो कितना होगा, 3 और 1 होगा। क्लियर है बेटा। अब इसी को अगर मैं यहाँ पे दोबारा से करूँ और मैं कहूं कि ए बी सी में से सी रिटायर हुआ है, कौन रिटायर हुआ है बेटा, सी रिटायर हुआ है, तो यहाँ पे जो न्यू रेशो है बेटा इट विल बी 3 और 2, इट विल बी 3 और 2। क्लियर है। ये कब केस है, दोबारा समझ लीजिएगा, जब ओल्ड पार्टनर्स के रेशो दे रखे हैं और आपको केवल ये बता रखा है कि कौन सा पार्टनर रिटायर हुआ है, आपको कुछ नहीं बता रखा है कि फ्यूचर में जो कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उनका क्या होगा, या आपको ये भी नहीं बता रखा है बेटा कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका कितना हिस्सा ए ने लिया या उसका कितना हिस्सा सी ने लिया। तो हम क्या करते हैं, जो पार्टनर रिटायर हो जाता है उसका हिस्सा निकाल देते हैं, और जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनका जो ओल्ड रेशो है उसी को बेटा हम न्यू रेशो कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बी रिटायर हुआ तो न्यू रेशो हो गए बेटा 3:1, और अगर यहाँ पे सी रिटायर हुआ तो बेटा न्यू रेशो हो गए 3 और 2। तो बेटा ये आपका पहला केस है। तो बेटा कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो में जो सेकंड केस है वो आपका बनता है जब ये मेंशन किया गया है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर कंटिन्यूइंग पार्टनर ने किस रेशो में डिवाइड किया है। मींस व्हेन continuing partners taken the retiring partner share in a specific ratio, ये आपको मेंशन है। ठीक है बेटा, पहले केस में क्या था, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं था। ठीक है, कि सी का सॉरी बी का शेयर ए ने कितना लिया या फिर सी ने कितना लिया, बट इस केस में आपको ये सब कुछ मेंशन होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास 3 पार्टनर हैं, वही ए बी और सी, जिनका रेशियो है बेटा 3:1। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, जो हमारा बी है वो रिटायर हो रहा है और उसका हिस्सा जो लिया जाएगा हिज शेयर बी शेयर्स, ये लिखा होगा बेटा वाज टेकन ओवर बाय ए एंड सी इन इक्वली या इक्वल रेशो। मींस बी रिटायर हुआ और बी का शेयर जो है बेटा ए और सी ने इक्वल इक्वल बांट लिया। क्लियर है बेटा। तो यहां पे हमें न्यू रेशो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ए को बी का कितना शेयर मिला। ए को मिला होगा बेटा, बी का शेयर था 2/6, इसका इक्वल दैट इज 1/2 यानी 2/12। ठीक है, और सी को मिला होगा बेटा 2/6 का 1/2 यानी 2/12। तो ये वो है बेटा जो ए और सी ने बी से गेन किया है। ठीक है, अब यहां पे हमें निकालना है न्यू रेशो। तो न्यू रेशो का जो फॉर्मूला बनेगा बच्चे वो बनेगा न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो ऑफ पार्टनर्स प्लस गेनिंग शेयर या गेनिंग रेशो।
ऑफ द पार्टनर्स जो उन्होंने गेन किया है। तो इस केस में अगर आप देखें तो ए का न्यू रेशो क्या होगा बेटा, ए के पास ऑलरेडी 3/6 था, 3/6 था। अब बी के रिटायर होने के बाद उसके हिस्से में से 2/12 और मिल गया बेटा इसको, तो ये हो जाएगा बेटा 6/12 प्लस 2/12 दैट इज इक्वल टू 8/12। ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें बेटा बी के शेयर की, तो ये 1/6 था और इसको भी मिला 2/12 क्योंकि इक्वल इक्वल मिला है। ठीक है, तो यहां पे आप बात करेंगे इसका 2/12 प्लस 2/12 दैट इज 4/12। ठीक है, मैंने 6 को भी 12 में डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो यह डिनोमिनेटर मैंने सेम बना दिया। इसका मतलब इनका जो न्यू रेशो होगा बेटा इट विल बी 8/4 एंड दैट इज 2/1। दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट न्यू रेशो व्हेन रिटायरिंग पार्टनर शेयर इज टेकन बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर इन अ स्पेसिफिक रेशो। ये आपको क्वेश्चन में मेंशन। क्लियर है बेटा? आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए एक क्वेश्चन बेटा इसी तरीके का हम लोग और करके देख लेते हैं। मान लीजिए इस केस में ए, बी और सी तीनों पार्टनर्स हैं। ठीक है, और इनका जो रेशो दिया है बेटा वो इक्वल इक्वल है। ठीक है, अब यहां पे इस केस में हम कहते हैं बेटा सी गोट रिटायर्ड, सी रिटायर हो गया एंड हिज शेयर वाज टेकन बाय ए एंड बी इन द रेशो 3:2 और उसका हिस्सा ए और बी ने 3:2 में लिया है। क्लियर है बेटा? तो यहां पे सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि सी के शेयर का 3/2 3:2 यानी 3/5 ए को मिला है तो वो कितना होगा, और 1/3 का 2/5 जो सी को बी को मिला है वो कितना होगा। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं गेनिंग रेशो कि कितना उन्होंने गेन किया है। तो सी का शेयर था बेटा 1/3। ठीक है, और ए को कितना मिला है 1/3 का 3/5 मिला है दैट इज 3/15। ठीक है, और बी को कितना मिला है, इसका शेयर था बेटा 1/3 सी का, उसका 2/5 ले लिया है बी ने दैट इज 2/15। ठीक है, यानी इसके 1/3 का 3/5 लिया 3/15 ए ने और 2/15 लिया बी ने। अब यहां पे हमें न्यू रेशो कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला वही है बेटा। ठीक है, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। ए का निकालेंगे, ए का ऑड शेयर दैट इज 1/3। ठीक है, प्लस उसने जितना गेन किया सी से दैट इज 3/15। बी का कैसे निकालोगे, इसका भी बेटा 1/3 था प्लस 2/15, तो यहां पे कितना आएगा 15। आप एलसीएम ले लीजिए, ऐसे भी कर सकते हो आप बेटा 5 + 3 5 + 3। ठीक है, दैट इज 8/15। ठीक है, बी का यहां पे जो रेशो आएगा बेटा वही 15 ले लीजिए। ठीक है, और यहां पे 5 + 2 दैट इज 7/15। तो यहां पे जो न्यू रेशो आएंगे बेटा वो आ जाएगा 8 और 7 का, 8 और 7 का। क्लियर है बेटा? आई होप आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब इसके बाद इसी में एक केस और भी होता है बेटा, जिसमें ये लिखा है कि हिज शेयर वाज टेकन बाय ए ओनली, हिज शेयर वाज टेकन बाय ए ओनली मींस एबीसी पार्टनर है। ठीक है,
1 1 और 1 में, यानी इक्वल पार्टनर्स है। सी रिटायर हुआ और सी का शेयर जो लिया गया है वो केवल किसके द्वारा लिया गया बेटा, ए के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे गेनिंग पार्टनर ए है बेटा, तो न्यू रेशो केवल ए का चेंज होगा। ए का कितना हो जाएगा, ए का ओल्ड शेयर था 1/3 प्लस इसने कितना गेन कर लिया बेटा, 1/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/3 और बी का कितना रहेगा बेटा, 1/3, दैट इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यू रेशो आएगा बेटा वो आ जाएगा 2 और 1 का रेशो, 2 और 1 का रेशो। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन केस ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है बेटा, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो। तो बेटा अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने रिटायरमेंट चैप्टर का कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो में भी बेटा हमारे पास 3 केस होते हैं। पहला केस होता है व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन। किस चीज की इंफॉर्मेशन नहीं है बेटा, कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका हिस्सा कंटिन्यूइंग पार्टनर ने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, या इस चीज की इंफॉर्मेशन नहीं है कि फ्यूचर में जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो अपना प्रॉफिट किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मींस इस क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, जैसे मान लीजिए x, y और z 3 पार्टनर्स हैं बेटा। ठीक है, जिनका रेशो है 5 3 2। ठीक है, इसमें केवल आपको ये बताया होगा कि हु गॉट रिटायर्ड, इसके अलावा क्वेश्चन में आपको कुछ भी मेंशन नहीं। इसमें केवल आपको ये बताया गया होगा हु गॉट रिटायर्ड, इसके अलावा कुछ भी मेंशन नहीं है। तो ये पहले वाला केस बन जाता है बेटा। ठीक है, जैसे मान लीजिए बताया गया है कि भाई वाई गॉट रिटायर्ड, वाई गॉट रिटायर्ड, इसके अलावा कुछ भी नहीं बताया है, तो जो गेनिंग रेशो होंगे बेटा वो होगा x और z के बीच में कितना, 5 और 2। ठीक है, कब, इफ y रिटायर। ठीक है, और अगर x रिटायर हो जाए बेटा तो गेनिंग रेशो हो जाएगा 3 और 2। कब, लिख देता हूं, इफ x रिटायर। ठीक है बेटा, और अगर z रिटायर होता है बेटा तो रेशो हो जाएगा गेनिंग 5/3 इफ z रिटायर। क्लियर है बेटा, ये पहला केस था जिसमें केवल आपको ये बता रखा होगा कि कौन सा पार्टनर रिटायर हुआ है। तो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनका जो ओल्ड रेशो है वही उनका गेनिंग रेशो भी होता है और वही उनका न्यू रेशो भी होता है। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, सेकंड केस में आपको इंफॉर्मेशन गिवन होगी। ठीक है, आपको न्यू रेशो दे रखी है। तो सेकंड केस में आपको व्हेन न्यू रेशो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर इज गिवन, जब आपको कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के नए रेशो गिवन है, जैसे इन्होंने क्वेश्चन बनाया कि भैया XYZ पार्टनर्स थे जिनका ओल्ड रेशो है बेटा 5 3 और 2। ठीक है, Y गॉट रिटायर्ड, Y रिटायर हो रहा है और लिखा है कि न्यू रेशो बिटवीन X और Z विल बी इक्वली, यानी 1 और 1। तो नया रेशो कितना होगा बेटा, 1 और 1। तो यहां पे हमें गेनिंग रेशो निकालना है। गेनिंग रेशो का जो फॉर्मूला बनेगा बेटा वो बनेगा न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो।
तो बेटा x कितना गेन कर रहा है, पहले x का निकाल लेते हैं। x का न्यू रेशो है 1/2 यानी हाफ, ठीक है। और ओल्ड रेशो था x का बेटा 5/10, ठीक है। तो यहां पे बेटा हमने 10 एलसीएम ले लिया, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखें तो 5 माइनस 5 दैट इज 0/10। इसका मतलब है कि x ने कुछ भी गेन नहीं किया। तो इसका दूसरा मतलब क्या है कि सारे का सारा शेयर जो y का है वो किसके पास गया होगा, z के पास गया होगा। मींस z इज द ओनली गेनिंग पार्टनर। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। तो z के पास जो नया शेयर है बेटा वो है 1.5, ठीक है। पहले था बेटा इसके पास 2/10, ठीक है। तो 10 हम एलसीएम ले लेते हैं बेटा, और यहां पे हो जाएगा 5 माइनस 2 दैट इज 3/10। यानी z ने कितना गेन किया है बेटा, 3/10 गेन किया है। z ने कितना गेन किया है बेटा, 3/10 गेन किया है। और ये 3/10 किसका है, y का सेक्रीफाइस है। इसका मतलब होता है कि बेटा y का सारा हिस्सा किसने गेन कर लिया, z ने गेन कर लिया। क्लियर बेटा, समझ में आया। ये वो केस है जिसमें आपको ओल्ड रेशो भी गिवन है और न्यू रेशो भी गिवन है। तो इस केस में हमें गेनिंग रेशो निकालना है, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना है, न्यू रेशो माइनस में ओल्ड रेशो, न्यू रेशो माइनस में ओल्ड रेशो, और आपका गेनिंग रेशो निकल आएगा। चलते हैं बेटा इसके लास्ट केस में। लास्ट केस में हमें क्या दे रखा होता है, लास्ट केस में लिखा होगा बेटा थर्ड में रिटायरिंग पार्टनर, यानी इसमें भी इंफॉर्मेशन है। शेयर इज टेकन ओवर बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, और किस रेशो में होगा ये भी आपको बता रखा। पार्टनर इन जैसे लिखा होगा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन करके देखते हैं तब चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। जैसे यही क्वेश्चन है सेम, x y z, ठीक है। अपना रेशो था 5 3 2। मान लीजिए आपका y रिटायर हो रहा है, ठीक है, और लिखा है इसके बाद his share was taken by x and z in the ratio 2:1, in the ratio 2:1। देखिए इसमें तो यहां पे बता ही रखा है कि बेटा y का शेयर x और z ने किस में लिया बेटा, 2 और 1 में लिया है, ठीक है। तो जो 2:1 है वो गेनिंग ही तो रेशो है जिसमें x और z ने उसका हिस्सा ले लिया है। तो यहाँ पे ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ऑलरेडी गिवन होता है, ठीक है। हालांकि हम इसको न्यू रेशो निकालने के लिए भी यूज करते हैं। अगर आप बात करें शेयर की कि कितना कितना शेयर मिला होगा तो वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। x को, ठीक है, y का कितना मिला होगा, तो y का शेयर था बेटा 3/10, और इसका 2/3 x ने लिया है, ठीक है, दैट इज 6/30। और जो z ने लिया है बेटा वो लिया है 3/10 का 1/3, दैट इज 3/30, ठीक है। दोनों को ऐड कर लें आप, 6/30 प्लस 3/30 तो इट इज 9/30, ठीक है। 9/30 मतलब 3/10, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों ने इसका जो रेशो है 6:3 की रेशो में लिया है, ठीक है। 6:3 मतलब 2:1 की रेशो में लिया है। तो ये इस केस में गेनिंग रेशो में होता है, ये ऑलरेडी आपको मेंशन होता है। इसके बाद आपको इसका न्यू रेशो निकालना है, तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था न्यू रेशो निकालने में। ओल्ड रेशो प्लस में गेनिंग रेशो, आप न्यू रेशो भी कैलकुलेट कर सकते हैं,
ठीक है बेटा, तो ये था आज की क्लास में जिसमें हमने सीखा हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक बेटा इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, लगे रहिए। थैंक यू।